हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गैट्री मीडियम में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पुष्पन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मुख्य रूप से पुष्पन जनजाति के निवास क्षेत्र और उनकी शारीरिक और कुछ ऐसी व्यवहारिक विशेषताओं की बात की थी कि किस प्रकार से पुष्पन जनजाति उन क्षेत्रों में निवास करती है, किस प्रकार की विशेषता रखती है, उनका शारीरिक लक्षण क्या है, किस प्रकार की प्रजाति से बिलोंग करती है। आज हम बात करेंगे कि पुष्पन जनजाति मुख्य रूप से क्या आर्थिक क्रियाकलाप करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अपने एस्किमो प्रकार की जनजाति की बात की थी, एस्किमो प्रकार की जनजाति जैसे ही विभिन्न प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप करती है, ठीक उसी प्रकार ये पुष्पन जनजाति भी अपने जीवन को चलाने के लिए एक ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप करती है। इसमें आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहला मुख्य रूप से क्रियाकलाप जो है वो है आखेट या शिकार। आखेट और शिकार एस्किमो भी करते थे, आखेट और शिकार ये भी करते हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से आखेट और शिकार के अंतर्गत किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आखेट और शिकार में तीर और भालों का उपयोग करते हैं। किसमें? आखेट में। आखेट में ये तीर कमान और भालों का उपयोग करते हैं। ये इनकी मुख्य विशेषता है कि छोटा यदि शिकार है तो ये तीर भालों से कर लेते हैं, और यदि बड़ा शिकार है तो ये उसको विभिन्न प्रकार से जाल में फंसा करके, फंदे डाल करके या खड्डे खोद करके उसके अंदर गिरा करके या विषाक्त पदार्थ मिला करके उसको क्या करते हैं, उसका शिकार करते हैं। तो एक तो शिकार किससे करते हैं? तीर और भालों से। दूसरी इनकी विधि क्या है? यदि बड़ा शिकार है, काफी बड़ा है, तीर भालों से उसका शिकार नहीं कर सकते तो उसको क्या करते हैं? गड्ढे खोद, गड्ढे में गिराकर और फंदे में फंसाकर, गड्ढे खोदकर या फंदे में फंसा करके या विषाक्त पिलाकर। विषाक्त का मतलब क्या होता है? जहर। विषाक्त पिलाकर शिकार या आखेट करते हैं। ठीक, अब मुख्य रूप से इनकी एक विशेषता है कि ये लोग पशुओं की या जंगली पशुओं की आवाज निकालते हैं, है ना, और आवाज निकाल करके और उन पशुओं को क्या करते हैं? गुमराह करते हैं। गुमराह करके और उनको फंसाने का प्रयास करते हैं कि भाई जैसे तैसे करके और इसको कैसे फंसाया जाए, ये करके जिससे कि वो पशु जो है वो गुमराह हो जाता है। उसको लगता है कि अपने कोई साथी पशु की टोली है और वो उस गड्ढे में या गड्ढे में जाकर के और गिर जाता है या उस फंदे में लगाए हुए फंदे में फंस जाता है या किसी विषाक्त का जो है वो शिकार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार से पशुओं की नकल करने में माहिर होते हैं। और दूसरी इनकी विशेषता होती है कि ये प्रत्येक परिवार अपना खुद का भोजन स्वयं बनाता है, तो शिकार भी क्या करेगा? स्वयं करेगा, है ना। तो यहाँ पर एक मुख्य विशेषता है इनकी कि तो प्रत्येक परिवार स्वयं भोजन की व्यवस्था करता है, जिसकी वजह से शिकार भी उसको स्वयं को, आखेट भी स्वयं को करना पड़ता है। दूसरा, ये लोग जंगली पशुओं की आवाज की नकल करने में निपुण होते हैं, है ना, जिसकी वजह से आसानी से कोई भी जो शिकार है वो इनके अंतर्गत फंस जाता है। जंतुओं की आवाज निकालने में ये निपुण
महत्वपूर्ण होते हैं। अब दूसरी बात, आखिर के पश्चात दूसरा आहार है भोजन। अब देखिए भोजन, इनके भोजन की बात करें तो मुख्य रूप से ये कैसे होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। इनको कुछ भी मिल जाए ये खा लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर एक ही शाकाहार का जो है वो पालन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सर्वाहारी होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। और दूसरी इनकी मुख्य विशेषता है कि ये बहुत ही अधिक मात्रा में खाते हैं, है ना। इनके भोजन जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में इनको भोजन चाहिए होता है। तो एक तो ये क्या होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। क्या होते हैं, भोजन के रूप में ये सर्वभक्षी होते हैं और भोजन भी इनको बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। बड़ी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अब दूसरा ये शिकार करके और अपना भोजन बनाते हैं, है ना, आखिर करके भोजन बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये है ना बड़े बड़े पशु हैं, इनका तो आखिर करते ही है। इसके अलावा चींटियां, है ना, इनका मुख्य भोजन क्या होता है, चींटियां और दीमक के अंडे, दीमक के अंडे इनका जो है वो पसंदीदा, यहाँ अपन कह सकते हैं कि फेवरेट जो है वो भोजन होता है इनका मुख्य पसंदीदा भोजन होता है। कौन, चींटियां और दीमक और उनके अंडे, चींटियां, दीमक और उनके अंडे। ये मुख्य रूप से जिस प्रकार से चावल अपने यहाँ पर किस प्रकार से लोग चाव से खाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी इनको बहुत ही चाव से खाते हैं। अब मुख्य इनकी एक चीज और है कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पर तरोताजा मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके लिए भोजन कैसा भी हो, बासी हो या ताजा हो, कैसा भी भोजन हो, इनके लिए सब कुछ चलता है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग किसी प्रकार से शुद्ध भोजन अपने को चाहिए, ऐसी किसी प्रकार की इनकी कोई स्थितियां या इनकी कोई विशेषताएं नहीं होती है। तो ये भोजन में बासी भोजन भी है ना, कैसा भी हो, बासी हो या ताजा हो, इनके लिए चलता है। दूसरा मुख्य रूप से ये यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और जंगली क्षेत्रों में शहद वगैरह है, इनको भी अपने भोजन के रूप में, तो ये शहद और छोटे-छोटे जंतुओं को भी अपने भोजन में उपयोगी या अपने भोजन के उपयोग में लेते हैं। हो गया। अब देखिए भोजन में क्या है, सर्वभक्षी है, कुछ भी खा लेते हैं हम। लेकिन इनके मुख्य रूप से इनकी विशेषता है कि ये बहुत ही अधिक मात्रा में भोजन करते हैं। अब देखिए एक सामान्य व्यक्ति होता है ना, एक सामान्य व्यक्ति एक समय में आधी भेड़ को खा जाता है। कितने बड़ी मात्रा में खाते हैं, एक उसमें व्यक्ति एक समय में आधी भेड़ को खा जाता है। ये मुख्य रूप से इनकी विशेषता है। दूसरा, चींटियां, दीमक और उनके अंडे इनका महत्वपूर्ण मुख्य और पसंदीदा भोजन होता है। और ये बासी भी भोजन कर लेते हैं, इनमें किसी प्रकार से ताजे भोजन की कोई स्थितियां हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दूसरा, तो शहद और जीव जंतु, छोटे छोटे जंतु जो होते हैं, इनको भी भोजन के रूप में काम में ले लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं भोजन के बाद में इनके
वस्त्र की। वस्त्र किस किस प्रकार से पहनते हैं? वैसे तो ये उष्णकटिबंधीय या गर्म क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए इनके वस्त्र बहुत ही कम होते हैं। जिस प्रकार से अपन ने एस्किमो के वस्त्रों की बात की थी, उसी प्रकार से इनके इतने अधिक वस्त्र नहीं होते हैं, पूरे वस्त्र ये नहीं पहनते हैं, ये बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं। और मुख्य रूप से पुरुष जो है वो टिकोनी लंगोट पहनते हैं, और महिलाएं जो है वो चमड़े की बनी हुई एक एप्रॉन पहनती है। एप्रॉन आपने देखा होगा, किचन में काम करते हैं तो जो पहनते हैं वो एप्रॉन कहलाती है। इस प्रकार की एप्रॉन जो आगे से पीछे की ओर दोनों तरफ बंधी हुई होती है, चमड़े की होती है, वो महिलाएं पहनती हैं। और महिलाओं का एक मुख्य जो यहाँ पर इनके वस्त्र होता है वो कहलाता है चोंगा, है ना। वो चोंगा इनका मुख्य वस्त्र होता है। और वो चोंगा जो होता है उसको वहाँ स्थानीय भाषा में क्रॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस। क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। और वो क्रॉस जो है वो वस्त्र भी होता है और बिस्तरबंद भी होता है। मतलब बिस्तरबंद का मतलब क्या? उसमें वो विभिन्न प्रकार से अन्य कोई सामान को संग्रहित करने के लिए या बच्चों को उसके अंदर डाल करके रखने के लिए उसको यूज लेते हैं। और दूसरा मुख्य रूप से इनके वस्त्रों के अंदर के चमड़े के जूते और थैले, ये भी इनके वहां पर जो है वो ये लोग यूज करते हैं। तो वस्त्र इनके क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। तो ये बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं। अब कम वस्त्र पहनने के साथ साथ पुरुष जो है वो क्या पहनते हैं? तिकोनी लंगोट पहनते हैं। तो यह लिखा हुआ है, पुरुष तिकोनी लंगोट पहनते हैं। ठीक। अब पुरुष तिकोनी लंगोट पहनते हैं और महिलाएं क्या पहनती हैं? महिलाएं एप्रॉन पहनती हैं। अब देखिए, महिलाएं क्या पहनती हैं? एप्रॉन पहनती हैं। पुरुष क्या पहनते हैं? तिकोनी लंगोट पहनते हैं। और यहाँ पर जो स्त्रियां हैं उनका जो एक महत्वपूर्ण, मैंने भी बताया आपको कि स्त्रियों का महत्वपूर्ण वस्त्र जो है वो क्या कहता है? चोंगा। स्त्रियों का महत्वपूर्ण वस्त्र जिसे ये क्या कहते हैं? चोंगा कहते हैं। ये स्त्रियां यहाँ पर पहनती हैं। और ये चोंगा जो है, इस चोंगा को यहाँ पर इनके यहाँ पर स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसे, इस चोंगा को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्रॉस। क्रॉस कहा जाता है। अब ये जो क्रॉस होता है ना, ये क्रॉस वस्त्र भी होता है और बिस्तरबंद भी होता है। तो ये वस्त्र बिस्तरबंद दोनों के काम आता है। अब बिस्तरबंद का मतलब क्या? बच्चे और किसी भी सामान को संग्रहित करने के लिए। बिस्तरबंद का मतलब क्या होता है? ये बच्चे व संग्रहित, बच्चे व संग्रहित वस्तुओं को लपेटने के काम आता है। क्या? बिस्तरबंद। मतलब ये जो क्रॉस जो होता है वो वस्त्र के रूप में भी काम में लेते हैं, और बिस्तरबंद मतलब वह बच्चे व संग्रहित वस्तुएं जो होती है उनको लपेटने के काम में भी लेते हैं। इसके अलावा ये लोग जो है वो चमड़े की बनी हुई जूते, है ना, चमड़े के बने हुए जूते और टोपी ये भी पहनते हैं। तो ये लोग चमड़े की बनी टोपी व जूते भी
पहनते हैं। अब देख लीजिए मुख्य रूप से इनके वस्त्र क्या हो गए, वस्त्र बहुत ही कम पहनते हैं, है ना। और पुरुष जो है वो तिकोनी लंगोट पहनते हैं, जो दो जांघों से होकर के पीछे की तरफ बांध करके, और ये इस प्रकार से पहनते हैं। महिलाएं जो है वो क्या करती हैं, महिलाएं एप्रन पहनती हैं, और जो कि आगे से और पीछे दोनों की तरफ चमड़े से बनी हुई होती है और वो बांध देती हैं। और स्त्रियां जो है उनका मुख्य जो वस्त्र है वो क्या कहलाता है, उसको ये चोंगा कहते हैं, और इसी चोंगा को वहां की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, क्रॉस। और ये क्रॉस दो प्रकार का होता है, ये वस्त्र भी होता है और बिस्तरबंद भी होता है, ये दोनों ही के काम आता है। और बिस्तरबंद जो है वो क्या काम आता है, बिस्तरबंद बच्चे या कोई भी संग्रहित वस्तु है उसको लपेट करके रखने के काम में आता है। और दूसरा इनका जो मुख्य वस्त्र है वो मुख्य जो वस्त्र के अंतर्गत आता है वो है, ये लोग चमड़े की बनी हुई टोपी भी पहनते हैं और उसके बने हुए जूते भी पहनते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि निवास गृह की। आखिर हो गया, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, और अब है निवास गृह। अभी घर कैसे बनाते हैं, है ना। वैसे निवास गृह की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार की मुख्य रूप से गुफाओं में निवास करते हैं, है ना। गुफाओं के अलावा यदि बाहर कहीं आकेट वाकेट करने जाते हैं या कहीं पर, वैसे ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, एक किसान दूसरे स्थान पे ये प्लान करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कहीं पर जाता है तो ये घास फूस से या कठोर टहनियों से या विभिन्न प्रकार के चमड़ों से, इस प्रकार से ये तंबू या इस प्रकार के स्थान जो अस्थायी घर भी बनाते हैं। और मुख्य रूप से इनके जो गांव होते हैं, वेलफेयर जिसको कहते हैं, वो गांव जो है वो लगभग 8 से 10 झोपड़ियों का समूह होता है। तो ये क्या करते हैं, टहनियों से या लकड़ों से और इन खाल से, चमड़े से क्या करती है, क्या करते हैं, झोपड़ियां भी बनाते हैं। और मुख्य रूप से ये क्या कहाँ निवास करते हैं, गुफाओं में, है ना। कहाँ निवास करते हैं, गुफाओं में। तो इनका जो घर है वो कैसा होता है, ये तो चट्टानी गुफा होती है। तो निवास गृह में क्या, ये लोग ये चट्टानी गुफाओं में निवास करते हैं। और इसके अलावा ये लोग घास और खाल से झोपड़ी बनाते हैं। ठीक, इसके बाद में इनका जो समूह होता है वो समूह लगभग जो है वो कितनी 10 झोपड़ियों का होता है। तो उनका गांव का जो समूह होता है, गांव होता है नगला ढाणी जिसको कहते हैं, वो लगभग कितना होता है, इनका समूह 10 झोपड़ियों का लगभग होता है। होता है। अब इसके बाद में मुख्य आता है औजार व बर्तन। औजार व बर्तन। अब देखिए औजार की बात करें तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि ये तीर, भाले, है ना, इस प्रकार से विष पूजे थी हमने तीर। इन विष पूजे का मतलब क्या, जहर लगे हुए इस प्रकार के तीर जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, इनके पास में तीर है, कमान है, बर्छी है, अग्निदंड है, ये इनके मुख्य जो है वो औजार हैं। तो क्या क्या हो गए, तीर, कमान, बर्छी, है ना, और अग्निदंड, है ना। ये मुख्य रूप से इनके क्या है, औजार है, तीर, कमान, बर्छी और अग्निदंड। इसके अलावा एक और होता है भाला। भाला को विष पूजे, तीर भी इनके मुख्य औजार के रूप में होते हैं। अब देखिए इसके अलावा ये यहाँ पर पाए जाने वाले जीव, एक तो पाया जाता है जिराफ और एक पाया जाता है शुतुरमुर्ग, है ना। शुतुरमुर्ग और जिराफ ये दो ऐसे जीव हैं जिनकी हड्डियों से ये क्या करते हैं, तीर का निर्माण करते हैं। तो ये जिराफ व शुतुरमुर्ग हड्डियों से, जिराफ और शुतुरमुर्ग की हड्डियों से
ये क्या बनाते हैं, तीर बनाते हैं। ठीक, अब इसके बाद में मुख्य रूप से ये जो तीर होते हैं ना, ये तीर हड्डियों के तीर को आगे से घिस घिस के क्या करते हैं, नुकीले करते हैं, नुकीले करके, और इनकी जो मारक क्षमता होती है तीर को मारने की, वो लगभग कितनी होती है, 60 मीटर की। तो ये तीर जो है, ये तीर 60 मीटर दूरी, ये तीर 60 मीटर दूरी तक चलाते हैं या चला लेते हैं। तीर 60 मीटर दूरी तक चला लेते हैं ना। और दूसरा मुख्य होता है कि एक ये जल संग्रहण के लिए शुतुरमुर्ग, बर्तन की बात करें, ये तो औजार हो गए इसे, अब बर्तन की बात करें तो शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनको जल संग्रहण के लिए काम में लाते हैं। तो शुतुरमुर्ग के अंडों को जल संग्रहण के लिए काम में लेते हैं। ठीक, अब इसके अलावा जानवरों की खाल है ना, इससे भी ये विभिन्न प्रकार के ठेले हैं, इस प्रकार के झोड़े हैं जो बनाने का काम भी करते हैं। तो ये जानवरों की खाल से है ना ठेला व प्याला आदि बनाते हैं। अब देखिए मुख्य रूप से अपन इनके औजारों की बात करें तो औजार क्या क्या होते हैं, तीर होते हैं, तीर कमान, बर्छी, अग्निदंड, भाला और विषभुजे जो तीर होते हैं वो होते हैं। दूसरा इनके औजार के अंतर्गत जिराफ, और ये जो तीर किसके बने होते हैं, जिराफ और शुतुरमुर्ग की हड्डियों से बड़े होते हैं, जिनको आगे से घिस करके क्या करते हैं, नुकीले करते हैं। और ये तीर की जो मारक क्षमता है वो कितनी होती है, 60 मीटर तक ये इसको चला लेते हैं। दूसरा अपन बर्तन की बात करें तो ये जल संग्रहण के लिए, हालांकि बर्तन बहुत कम होते हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में बर्तन नहीं रखते हैं, बहुत ही कम बर्तन रखते हैं। उसमें भी शुतुरमुर्ग के अंडे जो है वो करके इस प्रकार से पाट करते हैं, दो उसके दो भाग करते हैं और जल संग्रहण के लिए उनको काम में लाते हैं। दूसरा जानवरों की खाल से, हालांकि शुतुरमुर्ग के अंडे जो होते हैं इससे आभूषण भी बनाते हैं है ना, जल संग्रहण भी करते हैं और आभूषण भी इनसे बढ़ाते हैं। और दूसरा है जानवर की जो खाल होती है, जानवरों की खाल से ये ठेले बनाते हैं और प्याले बनाते हैं है ना। तो ये मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाकलाप हो गया किसका, बुशमैन जनजाति का। तो आज अपन ने बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप को काफी विस्तार से जो है वो पढ़ लिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर लीजिए। फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।